नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपकी कक्षा का हिंदी का जो सेकंड पार्ट है नी की ईंट, उसका असाइनमेंट मैंने आपको करने के लिए दिया था। मे भी आप लोगों ने सबने कर लिया होगा। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर जो मैं आपसे लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो प्रश्न मैंने आपको दिए थे उनके उत्तर क्या हैं और आपने कहाँ तक इन उत्तरों को लिखा है और क्या आपके उत्तर जो हैं वो सही हैं या मिलते जुलते हैं। आप उन लोगों आप जो है उसकी वेरिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, ये जो पाठ है नींव की ईंट, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि समाज तथा देश कल्याण, साहस, कष्ट, सहिष्णुता, बलिदान की भावना का विकास करना है। ये जो पाठ है इसको लिखा था श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने और ये एक प्रकार का निबंध है। बेनीपुरी जी ने कहा है कि जहाँ तक एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाले देशभक्तों का प्रशस्ति गान गाते हैं, वहीं स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले लोगों तथा नेताओं की निंदा करते हैं। वे अफसोस जताते हैं कि लोगों में नींव की ईंट बनने की इच्छा नहीं है, बल्कि कुंगरे की ईंट बनने की चाह बलवती होती जा गई है। लेखक नवयुवकों को नींव की ईंट बनने की प्रेरणा देते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि 7 लाख लोगों के नवनिर्माण तथा हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण देश के नौजवान कर सकते हैं, ना कि कोई शासक। लेखक की यह आशा नवयुवकों को विचारोत्तेजना देने के साथ ही रचना को समाज के लिए उपयोगी बनाती है। ठीक है, इस पूरे पाठ में यहाँ पर ये समझाया गया है कि हमें जो है नींव की ईंट होना चाहिए, ना कि कुंगरे की ईंट। ठीक है बेटा, अब ये जो पाठ है इसके जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए थे या प्रश्न मैंने दिए थे उसके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि नींव की ईंट को धन्य क्यों माना गया है। ठीक है, नींव की ईंट को धन्य क्यों माना गया है, इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि, या फिर ऐसे लिखो कि नींव की ईंट को धन्य इसलिए माना गया है क्योंकि ये मकान की आधारशिला बनती है। ठीक है, या फिर उत्तर लिख सकते हैं कि आधारशिला बनने के कारण नींव की ईंट को धन्य माना गया है। क्लियर है? क्या लिखेंगे उत्तर कि आधारशिला बनने के कारण नींव की ईंट को धन्य माना गया है। ठीक है बेटा, और दूसरा प्रश्न है सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है। उत्तर लिखेंगे कि जो सुंदर सृष्टि है वो हमेशा बलिदान खोजती है। ठीक है, सुंदर सृष्टि यानी कि कोई भी एक सुंदर रचना, किसी भी चीज़ की रचना की गई है, सुंदरता से की गई है, तो उसमें किसी न किसी चीज़ का बलिदान अवश्य होता है। तो यहाँ पर जो है सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान को खोजती है। 1 वर्ड आंसर है ये। एक ही लाइन में उत्तर दे सकते हो आप, या एक अक्षर में उत्तर दे सकते हो, एक लाइन इसको बना सकते हो। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार देश को आज़ाद कराने का श्रेय किसे मिलना चाहिए। ठीक है, लेखक के अनुसार देश को आज़ाद कराने का श्रेय किसे मिलना चाहिए, तो उत्तर लिखेंगे देश की आज़ादी के लिए, या फिर ऐसे लिखो लेखक के अनुसार देश को आज़ाद कराने का श्रेय इतिहास में स्थान पाने वालों को मिलना चाहिए और ऐसे लोग जो अपने देश के लिए बलिदान दे सकते हैं। उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार
देश को आज़ाद कराने का श्रेय इतिहास में स्थान पाने वाले तथा न पा सकने वाले, मतलब ऐसे लोग जिनको इतिहास में स्थान मिला है, और ऐसे बहुत से लोग जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला है, और ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है देश को आज़ाद कराने का श्रेय मिलना चाहिए। देखो, इतिहास में स्थान पाने वाले वो व्यक्ति हैं जिनका नाम इतिहास में लिखा गया है, जैसे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, आज वो भगत सिंह आज़ाद है, चंद्रशेखर गुरु है, और राजगुरु थे, चंद्रशेखर थे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको इतिहास में स्थान मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला है। वो इन लोगों के साथ जुड़े तो हुए थे, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं भी दिखाई नहीं देता। यानी कि आम जनता जिसको कहा जाता है, जो आम जन के लोग जो हैं वो जो है इतिहास में स्थान पा सकते हैं, लेकिन इतिहास में उनका स्थान है, लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है हम बोलेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनका इतिहास में स्थान है और ऐसे व्यक्ति जिनका इतिहास में स्थान नहीं है, और वो व्यक्ति जो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है इतिहास में स्थान मिलना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हमें सत्य की खोज के लिए किस ओर ध्यान देने के लिए लेखक ने प्रेरित किया है। यानी कि हमें सत्य की खोज करनी होती है तो हमें किस ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें हम उत्तर ये लिखेंगे कि सत्य की खोज करने के लिए हमें मानना चाहिए कि सत्य कठोर होता है। कठोरता और बद्दापन साथ साथ जन्म लेते हैं और जिया करते हैं। जहाँ कठोरता है, बद्दापन है, वहाँ पर सत्य अवश्य होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है, और इसीलिए लोग जो हैं वो सत्य से भागते हैं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, नींव की ईंट और कंगूरा किन किन लोगों के सूचक हैं। नींव की ईंट और कंगूरा किन किन लोगों के सूचक हैं। तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि देश को आज़ाद कराने के लिए जो आधारशिला बनकर अज्ञात व्यक्ति रहे हैं, वे निस्वार्थ भाव से बलिदान देते हैं अपने देश के लिए और नींव की ईंट बनते हैं तथा ऊंचे पदों पर सुशोभित होते हैं, और लोग जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रशंसा पाने वालों को कंगूरा कहा जाता है, या फिर जो प्रशंसा पाते हैं उनको कंगूरा कहा जाता है। तो उत्तर यह जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि देश की आज़ादी के लिए आधारशिला बनकर अज्ञात रहते हुए निस्वार्थ भाव से बलिदान होने वाले को नींव की ईंट तथा ऊंचे पदों पर सुशोभित और प्रशंसा पाने वालों को कुंगरा कहा गया है। ठीक है, तो नींव की ईंट किसको कहेंगे। नींव की ईंट वो व्यक्ति होते हैं जो अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान कर देते हैं, और कुंगरा उन लोगों को कहा गया है जो अपने देश में या अपने जीवन में ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, और लोगों के मन में पैठ बनाना चाहते हैं, लोगों के मन में घर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कंगूरा कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है। यह मूक धारणा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते या जिसे हम देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, वह मूढ़ धारणा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा
कि देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देने वाले, कैसे लिखेंगे, देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देने वाले ऐसे अनेक देशभक्त हुए हैं जिनका इतिहास में वर्णन नहीं मिलता। क्या लिखेंगे कि देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देने वाले ऐसे अनेक देशभक्त हुए हैं जिनका इतिहास में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इससे अनेकों त्याग और बलिदान को असत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन इनके त्याग और बलिदान को असत्य नहीं माना जा सकता जिसे हम देख नहीं पाए। असत्य मान लेना मूर्खता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने त्याग और बलिदान दिया है उसको सत्य मानना ही चाहिए, चाहे वो जिसको हम देख लिया है चाहे जिसको हमने नहीं देखा है। देख लेने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, देशभक्त हुए हैं हमारे देश में, जिनका नाम इतिहास में है, जिनकी तस्वीर हमने देखी हुई है। हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि ये लोग हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया था, या ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर न्यौछावर कर दिया था। जैसे भीमराव अंबेडकर हो गए, हमारे जो जयशंकर प्रसाद हैं, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, जिन्होंने हमारा इतिहास रखा था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिन्होंने देश की भलाई के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उन लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया था, अपने जीवन का बलिदान कर दिया था अपने देश के लिए। सिर्फ उनको ही सत्य नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उनको भी सत्य मान लेना चाहिए जो मतलब इनविजिबल तौर पर हमारे देश के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उत्तर देखो, सुनो दोबारा से कि हमें क्या लिखना है। देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देने वाले ऐसे अनेक देशभक्त हुए हैं जिनका इतिहास में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इससे उनके त्याग और बलिदान को असत्य नहीं माना जा सकता। जिसे हम देख नहीं पाए उसे असत्य मान लेना मूर्खता है। हमें सत्य को स्वयं जानना और जनता के सामने लाना चाहिए ताकि उन अज्ञात बलिदानियों को उचित सम्मान मिल सके। ठीक है, पीछे की लाइन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। लेकिन इससे उनके त्याग और बलिदान को असत्य नहीं माना जा सकता। जिसे हम देख नहीं पाए उसे असत्य मान लेना मूर्खता है। हमें सत्य को जानना और जनता के सामने लाना चाहिए ताकि उन अज्ञात बलिदानियों को उचित सम्मान मिल सके। ठीक है बेटा, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कंगूरा बनने की होड़ा होड़ी मची है। लेखक ने इस कथन के माध्यम से क्या इंगित किया है। इंगित का मतलब होता है इशारा। क्या इशारा इसकी तरफ किया है या इसके माध्यम से हमें वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। आंसर लिखिए। इस कथन के द्वारा लेखक ने भारतीय समाज की वर्तमान अवस्था पर चोट की है। क्या लिखेंगे? इस कथन के द्वारा लेखक ने भारतीय समाज की वर्तमान अवस्था पर चोट की है और आज चारों ओर पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सुख सुविधाएं पाने के लिए होड़ मची है। होड़ का मतलब होता है कंपटीशन। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे कि आज चारों ओर पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सुख सुविधाएं पाने के लिए होड़ मची है। कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश की उन्नति में भाग लेना नहीं चाहता। ठीक है, क्या लिखेंगे कि कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश की उन्नति में भाग लेना नहीं चाहता। नींव की ईंट कोई बनना नहीं चाहता। क्या है? नींव की ईंट कोई बनना नहीं चाहता, सब कंगूरा बनना चाहते हैं। ठीक है, नींव की ईंट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि बेस होना, मजबूती। जब नींव की ईंट ही जो है मकान में मजबूती लाती है, और जो लोग हैं वो क्या हैं? हम नींव की ईंट, हमें जो है अपने देश के लिए नींव की ईंट बननी चाहिए। और कंगूरा हमें नहीं बनना चाहिए, या कोई भी जो है उसका कंगूरा बनना, लोग जो हैं उसकी नींव की ईंट बनना नहीं चाहते, सब जो हैं कंगूरा बनना चाहते। कंगूरा क्या होता है? मकान के जो ऊपरी हिस्से में जो गुंबद वगैरह बनता है, या जो चोटी जो होती है मकान की, वो काफ़ी सुंदर जो है उसको बनाया जाता है, तो उसमें जो ईंट लगी होती है उसको जो है कंगूरा कहा गया है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमें मकान का, लोग जो हैं इसी की ईंट बनना नहीं चाहते, वे मकान का कंगूरा बनना चाहते हैं। इसका परिणाम सामने है। ठीक है, भ्रष्टाचार, अपराध, द्वेष देश में बढ़ रहा है। राजनेताओं के हठ और सत्ता के लालच से देश की प्रगति में बाधा आ रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि भ्रष्टाचार, अपराध, द्वेष बढ़ रहे हैं। राजनेताओं के हठ और सत्ता के लालच से देश की प्रगति में बाधा आ रही है। एक बार दोबारा से पूरे उत्तर को सुन लीजिए। उत्तर इस प्रकार से है कि इस कथन के द्वारा लेखक ने भारतीय समाज की वर्तमान अवस्था पर चोट की है। आज चारों ओर पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सुख सुविधाएं पाने के लिए होड़ मची है। कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश की उन्नति में भाग लेना नहीं चाहता। नींव की ईंट कोई बनना नहीं चाहता, सब कंगूरा बनना चाहते हैं। इसका परिणाम सामने है। भ्रष्टाचार, अपराध, द्वेष बढ़ रहे हैं। राजनेताओं के हठ और सत्ता के लालच से देश की प्रगति में बाधा आ रही है। ठीक है बेटा, ये आपके पूरे असाइनमेंट के पार्ट 2 के नींव की ईंट के असाइनमेंट के क्वेश्चंस आंसर थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया है तो मैच कर लीजिए, क्या उत्तर आपका सही है। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप इस वीडियो को सुनें और उसमें बताए गए उत्तरों को लिख दीजिए।